नाविल नाविल किस्सा की जदीद शक्ल है। नाविल अंग्रेजी जबान का लफ्ज है। नाविल लातीनी जबान यानी लैटिन जबान के नाविलस से बना हुआ है। फन की रूह से नाविल उस नसरी किस्से को कहते हैं जिसमें किसी खास नुक्ते नज़र के तहत जिंदगी की हकीकी और वाकई अक्कासी की गई हो। शेक्सपियर तो जिंदगी को ड्रामा कहता है, लेकिन हमारे नज़दीक हयात अर्जी एक मोहतम बिस्सान नावल है जिसका मरकजी किरदार इंसानियत है। नावल का लुग़वी माने है नया, ताज़ा। नावल की तारीफ। इंग्लिस्तान की एक अदीबा क्लारा र्यूज इस फन की यूँ तारीफ करती है, नावल उस जमाने की जिंदगी और माशरत की सच्ची तस्वीर है जिस जमाने में वो लिखा जाए। पोलैंड का रहने वाला अंग्रेजी में नावल लिखने वाला नरेट कहता है, एक नावल इसके सिवा और क्या है कि हमें इसके जरिए दूसरे इंसानों के वजूद का यकीन आ जाता है और इस यकीन में इतनी शिद्दत पैदा हो जाती है कि हम इसे तख्लीकी जामा देकर हकीकत से भी ज़्यादा वाज़ेह बना देते हैं। फॉरेस्टर नावल की इस तारीफ पर इक्तिफा करता है कि नावल एक खास तवारत का नसरी किस्सा है। हेनरी जेम्स ने भी नावल की मुख्तसर लेकिन खूबसूरत तारीफ की है। नावल अपनी वसी तरीन तारीफ में ज़िंदगी का शख्सी और रास्त असर है। नावल के अज्जाए तरकीबी हैं कहानी, प्लाट, किरदार, मकालमा, मंजर निगारी, असलूब और फ़लसफ़े हयात। सबसे पहले कहानी या किस्सा नावल का अहम जुज है। कितने ही नावल ऐसे लिखे गए हैं जिनमें दिलचस्पी की बुनियाद कहानी है। एम फॉरेस्टर ने नावल में किस्सा की मौजूदगी पर बहुत जोर दिया है। इसने कहा है कि नावल रीढ़ की हड्डी करार दिया है। उसने नावल को रीढ़ की हड्डी करार दिया है। वो कहता है कि ये नावल का बुनियादी जुज है जिसके बगैर कोई नावल वजूद में नहीं आ सकता। जदीद नावल निगारों के नज़दीक नावल के इस अहम जुज की कोई अहमियत नहीं। इनके लिए नावल के किरदार और इसकी हयात और इसकी साख ज़्यादा अहमियत रखते हैं। प्लाट। नावल का प्लाट ही नावल की जान होता है, जो कि नावल की असास करार दिया जाता है। प्लाट में नावल निगार एक किस्सा को दूसरे किस्सा से मरबूत करने की कोशिश करता है और जिस प्लाट में एक किस्सा दूसरे किस्सा से उमदगी से मरबूत होता है, इस नावल का प्लाट उतना ही गठा हुआ होगा और वो नावल फन्नी एतबार से उतना ही मेआरी होगा। प्लाट का ताल्लुक भी कहानी से है। प्लाट का मतलब इस मखसूस तरतीब से है जिससे नावल निगार अपने किस्सा के वाक़यात दर्जा बदर्जा बयान करता है। नावल निगार किस्सा के आगाज से लेकर अंजाम तक के वाक़यात एक बारगी फूहड़पन से बयान नहीं करता, बल्कि वो इनको इस तौर से पेश करता है कि किस्सा का हुस्न नुदरत और दिलचस्पी बढ़ जाती है और वो न सिर्फ कारी की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल रखता है बल्कि इसके तजस्सुस को तेज तर कर देता है। एम फॉरेस्टर ने कहानी और प्लाट के इख्तिलाफ को बहुत अच्छी तरह वाज़ेह किया है। वो कहता है, कहानी वक्त के तसलसल में तरतीब देते हुए वाक़यात का बयान है। प्लाट भी वाक़यात का बयान है, लेकिन जोरे सिलसिले इल्लत व मलूल पर है। जोर सिलसिले इल्लत और मलूल पर है। मिसल अगर कहें कि बादशाह मर गया फिर मलिका मर गई तो यह कहानी है, लेकिन अगर ये कहें कि बादशाह मर गया और उसके गम में मलका मर गई तो ये प्लाट हुआ। इसमें वक्त के तसलसल को महफूज रखा गया है, लेकिन सबब का एहसास इस पर गालिब है कि मलका की मौत पर गौर कीजिए। अगर ये कहानी में है तो हम कहेंगे, और फिर अगर प्लाट में है तो पूछेंगे कि क्यों। यही बुनियादी फ़र्क है नावल के इन दोनों अज्जा में। कहानी तजस्सुस को पैदा करती है, लेकिन प्लाट तकाजे ज़हानत और याददाश्त भी है। अगर हम मलका के मरने तक बादशाह के वजूद को भूल जाएं तो फिर कभी नहीं मालूम हो पाएगा कि वो क्यों फौत हुई। फॉरेस्टर ने तहय्युर और इसरार के अनासर को प्लाट के लिए बहुत अहम करार दिया है। जाहिर है
असरार को समझने के लिए पिछले वाकयात को याद रखने और इनको अपने जहन में दोहराने और इनका आपस में रब्त होना चाहिए। रब्त कायम रखने के लिए याददाश्त और जिहानत दोनों दरकार हैं, क्योंकि नावल का कारी दास्तान सुनने वाले की तरह सिर्फ आगे नहीं देखता बल्कि पिछले वाकयात से भी अपना ताल्लुक कायम रखता है। और यही नावल निगार इससे तवक्के भी रखता है। और बकौल फॉरेस्टर, मलका मर गई किसी को मालूम नहीं, क्योंकि जब तक ये दरियाफ्त नहीं कर लिया गया कि इसका सबब बादशाह की मौत का गम हुआ। ये प्लाट है जिसमें एक राज है। ये एक ऐसी शक्ल है जिसको बहुत तरक्की की जा सकती है। फॉरेस्टर ने मज़कूरा बाला मिसालों के जरिए न सिर्फ किस्सा और प्लाट की बाहिमी इख्तिलाफ की निशानदही की है, बल्कि प्लाट की तामीर के बुनियादी शराइत भी वजाहत की है। प्लाट की किस्में, तामीर के एतबार से प्लाट की दो किस्में कर सकते हैं। पहली किस्म को मुनज्जम प्लाट और दूसरी किस्म को गैर मुनज्जम प्लाट का नाम दिया जा सकता है। मुनज्जम प्लाट में वाक़यात की तंजीम और तरतीब में बहुत सलीका से काम लिया जाता है। इसमें कहानी के तमाम अज्जा एक दूसरे में इस तरह से पेवस्त होते हैं कि जरा सा भी झोल नहीं होता। नावल निगार के जहन में एक खाका पहले से मौजूद होता है। वो किस्सा के वाक़यात को इंतहाई चाबुक दस्ती से इसमें जड़ देता है। हर वाक़या अपनी जगह पर इंतहाई मौजू और मुनासिब मालूम होता है और तमाम वाक़यात के बाहिमी ताल्लुक में कहीं ना कहीं रुकना होता है और ना इधर उधर के गैर ज़रूरी बातें। अंग्रेजी जुबान के नावलों में मुनज्जम प्लाट की मिसालों में जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, उर्दू में मौलाना अब्दुल हलीम शरर के नावलों में प्लाट मुनज्जम है। गैर मुनज्जम प्लाट में वाक़यात का बाहिमी रब्त और ताल्लुक सब ढीले ढाले तौर पर लिखा जाता है। इनमें कभी ऐसे वाक़यात भी शामिल कर लिए जाते हैं जिनका असल नावल से कोई मंतकी रब्त नहीं होता। चार्ल्स डिकन के नावलों में प्लाट गैर मुनज्जम होते हैं। उर्दू में सरसार के नावलों के प्लाट भी इस तरह के हैं। जहाँ तक असरार का ताल्लुक है, मुनज्जम और गैर मुनज्जम दोनों तरह के प्लाटों में ये अंसर मौजूद होता है। जदीद नावल निगारों की नज़र में प्लाट को कोई अहमियत नहीं। वो किस्सा और नावल को निकाल देना चाहते हैं, वो किस्सा और प्लाट को नावल से निकाल देना चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। प्लाट एक मौहूम सा वजूद नावल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर नावल लिखा नहीं जा सकता। वर्जूनिया उल्फ के नावलों में प्लाट को नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन वक्त के तसलसल को वह अपने फलसफा के बावजूद दरहम बरहम नहीं कर पाई। अपने मशहूर नावल ओरलांडो में भी नहीं। किरदार नावल का बहुत अहम अंसर है। किरदार नावल का बहुत अहम अंसर है। जदीद नावल निगारों के नज़दीक किरदार की तख्लीक ही नावल का असल मकसद है। नावल निगार वर्जीनिया उल्फ कहती हैं कि मुझे यकीन है तमाम नावल के लिए इनकी तख्लीक में इनका मुशाहिदा, तजर्बा और उस्ताद तबा शामिल होते हैं। यही वजह है कि नावल निगार के किरदार जिंदगी के आम किरदारों से मिलते जुलते होने के बावजूद मुख्तलिफ होते हैं। किरदार नावल निगार के मुशाहिदा और तजर्बा का सबूत होते हैं और इनके फ़न की आजमाइश भी। एक अच्छा नावल निगार अपने किरदारों को बनाता है, संवारता है और जब तक वो खुद उनके लिए जानदार नहीं हो जाते उनका पीछा नहीं छोड़ता। नावल में किरदार दो तरह के होते हैं, एक सादा जिनको पुख्ता या मुकम्मल किरदार भी कहा जा सकता है और दूसरे पहलूदार या नामुकम्मल किरदार। प्लाट और किरदार का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। किरदार वाक़यात के पैदा होने का सबब भी होते हैं और अक्सर वाक़यात का असर कबूल करके खुद भी बहुत बदल जाते हैं। नावल में एक किरदार भी हो सकता है और कई किरदार भी हो सकते हैं। अगर कई किरदार होंगे तो उनमें एक मरकजी किरदार होगा और बाकी किरदार इस मरकजी किरदार के मुआविन किरदार होंगे। मुकालमा नावल का बहुत कारामद जुज है। नावल निगार अपने किरदारों में इम्तियाज कायम करने के लिए मुकालमा को काम में लाते हैं। नावल निगार ख्वाह वो किरदारों के खारजी पहलू की तस्वीर कसी में दिलचस्पी रखते हों या
उनका मकसद इनकी दाखिली कैफियत की तस्वर कसी हो। हर सूरत में मुकालमा इनके हाथ में एक कारामद जुज होता है। नावल की बहुत सी जरूरी तफजीलात भी मुकालमों के जरिए बताई जा सकती है। नावल का मरकजी किरदार भी मुकालमों के जरिए मालूम होता है। मुकालमों के लिए जरूरी है कि वो बर्जस्ता और मुनासिब हों। किरदार इसकी शख्सियत, इसकी खुसूसियात, इसके रुतबा और माहौल से मुताबिकत रखते हों पर तसन्न ना हों, आम जिंदगी की गुफ्तगू से मुनासिबत रखते हों। नावलों में धुआंधार तकरीरें और पढ़े लिखे लोगों की गुफ्तगू लिखना तो आसान है, लेकिन आम लोगों की मामूली तर्ज गुफ्तगू लिखना आसान नहीं। गैर अहम और मामूली किस्म के मुकालमा लिखना नावल निगार के लिए बड़ा मुश्किल मरहला हो जाता है। उर्दू नावल निगारों में नज़ीर अहमद, सरसार, मिर्जा रसवा, प्रेमचंद, असमत चुगताई, अजीज अहमद वगैरह ने अब अच्छे मुकालमे लिखे हैं। पस मंजर या माहौल, नावल में हकीकत का रंग भरने के लिए जरूरी है कि इसके पस मंजर और माहौल के सेहत का ख्याल रखा जाए। एक खास किस्म के लोगों के आदात व अतवार और रस्म व रवाज खास किस्म के होते हैं। इनका लिबास, इनका तर्ज गुफ्तगू, इनकी जहनीत और तासुबात वगैरह का भी अपनी जगह से गहरा ताल्लुक होता है। इसलिए नावल निगार को इस बात का लिहाज रखना होता है कि पस मंजर सही हो और अपने पस मंजर से मुताबिकत रखते हों। और दूसरी बात यह कि किस्सा का ताल्लुक जिस मकाम से दिखाया जाए, इसकी जोग्राफियाई महलो वक़ू को भी ध्यान में रखा जाए और इस हिसाब से मंजर कशी की जाए। बाज़ नावल निगारों ने इमारतों वगैरह को इंतहाई पुरअसरार बनाकर पेश किया है और वाक़यात से इनका गहरा ताल्लुक दिखाया है। मिसाल के तौर पर स्कॉट ने अपने नावलों में ऊंची ऊंची इमारतों, खंडारों से इनके मलूल को पुरअसरार बनाया है। मुकालमों में नावल निगार जिस चाबुकदस्ती से काम लेगा, इसी कदर इसके नावल की अहमियत बढ़ेगी। मुकालमों में नावल निगार के हुस्न बयान, रोज़मर्रे मुहावरे और शौकत अल्फाज का इम्तिहान होता है। असलूब बयान, तर्ज तहरीर या असलूब बयान भी नावल का अहम अंसर है। अगर नावल निगार को सही अल्फाज के इंतखाब, जुमलों की साख्त वगैरह का सलीका नहीं, अगर इसकी जुबान शकील और गैर दिलचस्प है, तो दूसरी खूबियों की मौजूदगी के बावजूद इसके नावल में वो दिलकशी ना होगी जो ऐसे नावल निगार के यहाँ होगी जिसको जबान और बयान पर पूरी कुदरत हासिल है, जो अपने नुक्ते नज़र को सही अल्फाज में अदा करने की सलाहियत रखता है। जिन नावल निगारों को जुबान बयान पर कुदरत हासिल होती है, वो मामूली किस्सों में भी दिलचस्पी पैदा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर सरर और इनके हम असर नावल निगार मोहम्मद अली खान का मुकाबला इसी एतबार से किया जाए तो सरर के नावलों की मकबूलियत का सबसे बड़ा सबब इनकी दिलकश असलूब बयान ठहरेगा। मोहम्मद अली खान के यहाँ ये बात नहीं, इनके तर्ज तहरीर में हर जगह तकल्लुफ और दर्द का एहसास होता है। फ़लसफ़े हयात, नावल के फ़िक्री पहलू का इसके फ़नी पहलू से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हर नावल निगार अपना फ़लसफ़े हयात होता है। वो अपने किस्सा या मौजू को एक ख़ास जाविये निगाह से देखता है। इसको पेश करने के लिए अपने मजाक, अपने मिजाज और फितरत के मुताबिक अपना अलग तरीक़े बयान अख्तियार करता है। यही तरीक़े बयान नावल का फन्नी पहलू या तकनीक है। जदीद नावल निगारों के नज़दीक नावल के मवाद और मौजू से ज़्यादा इसकी हयात के हुस्न और हकीकत पसंदी पर मुनहसिर है। अगले नावल निगार भी नावल की हयत से बेगाना न थे। बयान के तसलसल और किस्सा की इनकी वहदत की इनकी नज़र में भी अहमियत थी। ऐसे वाक़यात की शमूलत को जिनका किस्सा से ताल्लुक़ ना होना नापसंदीदगी की नज़र से देखा जाता था। वाक़यात की तरतीब
व तंजीब का भी ख्याल रखा जाता था, लेकिन नावल का असल मकसद और इसकी दिलचस्पी का बायस मौजू को समझा जाता था। जदीद नावल की तकनीक इसकी हैयत बहुत ज़्यादा अहम है, बल्कि नावल निगार और फ़न नावल निगारी का नक्काद हेनरी जेम्स तो नावल के हैयत को भी इसका असल हकीकत करार देता। हैयत को इंग्लिश में फॉर्म भी कहते हैं। तरतीब, तंजीम और तकाबिल ही इसकी नज़र में फ़न का असल जौहर है और हैयत इस कद्र हकीकी शय है कि इसके अलावा कोई हकीकत कतई मौजूद नहीं, क्योंकि हैयत ही हकीकत को अपनी गिरफ्त में लेती है और महफूज रखती है। नावल निगार की नज़र में हैयत का मकसद दरअसल ये होता है कि नावल की इब्तिदा से इंतहा तक गज़ब का रब्त तो एक रंगी हो, ये ना मालूम हो कि मुख्तलिफ वज़ाक़ता के टुकड़ों से जोड़कर इमारत तामीर की गई है, बल्कि ऐसी सुडौल और मुनासिब हो कि इसमें किसी किस्म की नाहमवारी और बेढंगेपन का एहसास ना हो। हमारे अदब पर मगरिब का एहसान है। हमारे बुजुर्ग अदीबों की निगाहें इधर थीं। इन्होंने मगरिबी अदब से कसबे फैज हासिल किया। मौलवी नज़ीर अहमद के नावल अंग्रेजी नावल से मुतासिर होकर लिखे गए हैं। मौलवी नज़ीर अहमद की मिरातुल उरूस 1869 में शाये हुई। ये उर्दू का पहला नावल है। इस नावल में मौलवी साहब ने अकबरी और असगरी दो बहनों का किस्सा बयान किया है। एक सलीकामंद है, दूसरी बदतमीज और फूहड़ है। एक अपने घर को आदात अतवार से जन्नत बना देती है और दूसरी बदजबानी और बदसलीकी से अपने घर को दोजख बना देती है। दोनों बहनों के किस्सा अलग अलग लिखे गए हैं, इसलिए प्लाट में मुकम्मल रब्त पैदा ना हो सका। इसका दूसरा ऐब मुसन्निफ की हद से बढ़ी हुई मकसदियत है, जिसने फन्नी नुक्ते नज़र से नावल को नुकसान पहुंचाया। आगे चलकर इनका फन निखरता गया। खामियां तो इनके नावलों में बहरहाल नजर आती हैं, लेकिन इस लिए नज़रअंदाज की जा सकती है कि नज़ीर अहमद उर्दू अदब में नावल निगारी की बुनियाद डाल रहे थे। नज़ीर अहमद ने मिरातुल उरूस के अलावा उर्दू की कई नावल लिखे हैं, जिनमें बनातुन नास, तौबतुन नसूह, फसाने मुब्तिला, इब्नुल वक्त, आयामी और रुयाए सादिका अहमियत के हामिल हैं। इनके नावलों में जज्बे इस्लाह मुआसरा कूट कूट कर भरा हुआ नजर आता है। नज़ीर अहमद के बाद रतन नाज शशार ने नावल के सनफ के मैदान में कदम रखा, इसे बढ़ाते रहने का अज़्म लिया। इन्होंने बहुत से नावल लिखे लेकिन सबसे ज़्यादा जो मकबूलियत हुई फसाने आज़ाद को मिली। इन्होंने लखनवी तहजीब और मुआसरत की मुरक्का कसी की और एक एक प्लाट और किरदार से लखनऊ की तहजीब और मुआसरत की मुरक्का कसी की। एक एक प्लाट और किरदार से लखनऊ की तहजीब की झलक नजर आती है, लेकिन नावल को किस वार और इस बेतवज्जही से लिखा कि रब्त तो तसलसल बाकी ना रहा। आज़ाद और खोजी के किरदार बहुत खूब हैं, मगर असलियत से बहुत दूर। यहाँ भी उज़्र पेश करना पड़ता है कि उर्दू नावल अभी बचपन में हाथ पांव सीधे कर रहा था, इसलिए सरसार के यहाँ पाई जाने वाली खामियां भी काबिल माफ़ी हैं। नज़ीर अहमद और सरसार के बाद मौलाना अब्दुल हली हकीम शरर और मोहम्मद अली तबीब का ज़माना आता है। इन्होंने तारीखी नावल लिखा और जिसमें इस्लाम की अजमत और शौकत के शानदार किस्से दोहराए गए। सरर की शोहरत का दारो मदार मुकाला अजीज वर्जीना और फिरदौसे बरी हैं। ये दूसरा नावल सरर का साहकार नावल है। सरर की किरदार निगारी कमजोर है, लेकिन इससे बड़ा ऐब तबलीगी जोश है, जिसने इनको फन को काफी नुकसान पहुंचाया। मिर्जा हादी रुसवा का नाम उर्दू नावल निगारी की तारीख में सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा। इन्होंने उमराव जान जैसा जिंदा और जावेद नावल उर्दू अदब के दामन में डाल लिया। जास शरीफ जादा अख्तरी बेगम इनके कम रुतबा के नावल हैं।
ये प्रेमचंद थे जिन्होंने उर्दू नावल निगारी को हकीकत निगारी से आसना किया और देहाती जिंदगी से अपने नावल के फन व आहंग को जीनत बख्शी। प्रेमचंद के मशहूर नावलों में गोदान, मैदान अमल, बाजार हुस्न, गोसे आफियत, चौगान हस्ती का नाम लिया जा सकता है। प्रेमचंद के जमाना में ही तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हो गया था। इस तहरीक ने मेहनत कशों के मसाइल को अदब में दाखिल किया, जिंदगी से अदब का रिश्ता मुहकम किया। तरक्की पसंद तहरीक के जेर असर जो नावल लिखे गए, इनमें सज्जाद जहीर का लंदन की एक रात, काजी अब्दुल गफ्फार का लैला के खतूत, असमत चुगताई का टेढ़ी लकीर, कुर्तुलैन हैदर का आग का दरिया, कृष्णचंद्र का शिकस्त और अजीज अहमद का गुरेज काबिल जिक्र हैं। अजीज अहमद ने किरदारों की जहनी कसमकस बड़े फनकाराना अंदाज में पेश की। काजी अब्दुल गफ्फार ने भी यही अंदाज अख्तियार किया। असमत ने भी तहलील नफसी का तरीका अपनाया। इन्होंने मुतवस्सित घराने के लड़के लड़कियों के जिनसी मसाइल का इंतखाब किया। कृष्णचंद्र ने ज्यादा जोशो खरोश से इस्तराकी की ख्यालात का इजहार किया। इसी दौर में अजीज अहमद ने ऐसी बुलंदी, ऐसी पस्ती, गुरेज और हविस जैसे कामयाब नावल लिखे। कुर्तुलैन हैदर ने मगरबी अदब का गहरा मुताला किया। इन्होंने उर्दू को एक नई तकनीक, शऊर की रोज से रोशनास कराया। आग का दरिया, मेरे भी सनम खाने, आखिरी शब के हम सफर, चांदनी बेगम और गर्दी से रंगे चमन इनके मकबूल नावल है। उर्दू नावल के नुक्ता नज़र से मौजूदा दौर खास तौर पर जरखेज दौर है। तकसीम मुल्क के बाद नई सरहदों के दोनों तरफ किस तो खून का जो बाजार गर्म हुआ, इसने फनकारों को हिलाकर रख दिया। इनकी तख्लीक में इस खूनी दास्तान ने जगह पाई। दायरा फैलते फैलते बहुत ज़्यादा फैल गया और अहद हाजिर के मसाइल मसाइब नावल पर हावी होने लगे। गर्ज की उर्दू नावलों ने हिंदुस्तानी समाज में अपना घर बनाना शुरू कर दिया तो लोग इससे मोहब्बत करने लगे। नावल निगारों के नज़दीक नावलों को सराहा जाने लगा तो इनका भी हौसला बढ़ा और उन्होंने नसरी अदब में बेसबहा कारनामे अंजाम दिए और नावल की तरक्की दिन ब दिन रात दिन और चौगुनी होती चली गई। नावल की तरक्की दिन ब दिन दूनी और रात चौगुनी होने लगी।